आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, चलिए आज इसका हम लोग करते हैं डिस्कशन। पहला सवाल है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सवाल है आपका कि राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैकियावेली। ठीक है ना, राज शब्द का पहला प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी। मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द प्रिंस। क्या था पुस्तक का नाम? द प्रिंस। द प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई? मैकियावेली। और मैकियावेली ने ही द प्रिंस पुस्तक में राज शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? राज शब्द का। देखिए, मैकियावेली से एक रिलेशन बन जाता है। पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किन्हें कहा गया है? चाणक्य। तो राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैकियावेली के द्वारा। पुस्तक का नाम है द प्रिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? मतलब ये चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन ऐसी संस्था है जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, अर्थात वह गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब हो गया वैसा आयोग या वैसी नियमावली जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं होता है। तो सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग तो इलेक्शन कमीशन है हमारे संविधान में। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान में है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 324। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, यानी यह संवैधानिक निकाय है। क्लियर है? संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की चर्चा की गई है अनुच्छेद 280 में। उसके बाद है योजना आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। हाँ, योजना आयोग जो है, क्या बाबू? योजना आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग संविधान में है, वित्त आयोग भी संविधान के अनुच्छेद 280 में है। योजना आयोग का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, यानी इसका सटीक आंसर हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। और देखिए एक है चौथा ऑप्शन, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वो जो वर्णन है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। क्लियर है? संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। तो इसमें सवाल था कि कौन संविधान में नहीं है, तो नहीं है आपका योजना आयोग। थोड़ा योजना आयोग से देख लेते हैं प्रश्न। योजना आयोग पूछे कि योजना आयोग कैसी निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। इसका गठन पहली बार किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। पहली बार गठन हुआ है 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष के पद पर कौन बैठते थे? प्रधानमंत्री। ठीक है ना, यानी प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। तो सवाल होगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यह प्लान होता था 5 वर्षों का। योजना आयोग जो थी इसका गठन किया जाता था 5 वर्ष के लिए। नहीं, 5 वर्ष मतलब कोई भी प्रधानमंत्री आते थे वो 5 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष चुने जाते थे। अंतिम अध्यक्ष पूछे, अंतिम अध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष थे इसके नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद यह योजना आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त करने का कारण रहा है कि इसका ये तो संविधान में कहीं वर्णन है नहीं, तो इसको समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और योजना आयोग की जगह पर आया है नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आया है, ठीक है ना, ये आया है आपका 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है। पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। देखिए खलीफा जो पद था वो चलता था तुर्की में। कहाँ? तुर्की में। खलीफा पद कहाँ था? तुर्की में। वही लोग क्या करते थे, खलीफा अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या मानते थे कि उन्हीं के हम क्या हैं, दूत हैं, और वही जो कहेंगे वही नियम कानून चलेगा। तो किस सुल्तान को, यानी भारत में वो कौन ऐसा सुल्तान हुआ जिसको खलीफा से समान वस्त्र, यानी एक वस्त्र मिला था, किससे? खलीफा से। तो वो था शासक इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश वह शासक था जिसको खलीफा से वस्त्र प्रदान हुआ था। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने भारत में बाजार व्यवस्था लागू किया गया, जिसने बाजार व्यवस्था क्या किया? लागू किया, ठीक है ना। बाजार व्यवस्था में इसने किया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार किसी ग्राहक को अगर कोई वजन कम देता था, सपोज कीजिए कि 1 केजी कोई सामान लेने गया है और उसमें वजन अगर पाया गया, उसके बाजार के नियंत्रक जो अधिकारी होते थे वो मार्केट में घूमते रहते थे। अगर कुछ शिकायत कर दिया कि मतलब हम उस दुकान से लिए हैं और वजन हमें कम प्रतीत हो रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए बटखारे होते थे, उससे उसको तौला जाता था। अगर वास्तव में वजन कम होता था, मान के चलिए अगर 100 ग्राम कम है, कितना? 100 ग्राम, तो वह वजन उस दुकानदार के शरीर से मांस कबाड़ के पूरा किया जाता। क्लियर है। ये थी बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा, और एक चीज और चलाया था, सैनिकों का हुलिया लिखना। सैनिकों का हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति किनके द्वारा अपनाई गई? बलबन के द्वारा। किनके द्वारा? बलबन के द्वारा। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1208 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। क्लियर है। हमने चारों ऑप्शन आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती? यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन ऐसी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन यानी बॉर्डर का निर्माण नहीं करता है। तो देखिए मैकमोहन रेखा, हम देख लेते हैं बाकी के ऑप्शनों को। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। और डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा। तो जो डुरंड रेखा है वो पहले हुआ करता था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन जब से पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर का एक हिस्सा जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, पीओके पर जब से उसकी कब्जा हुई है तब वह लाइन किसके अंदर में चला गया है? पाकिस्तान के। तो डुरंड रेखा कहा जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं हुआ? देखिए 3 जो रेखा है, मैकमोहन, रेडक्लिफ, डुरंड, ये 3 देशों के बीच क्या किया? सीमा का निर्धारण किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? मतलब इन 4 ऑप्शनों में से कौन ऐसी भाषा है जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए उर्दू की बात कर ले तो जब 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ था, तो उस समय उर्दू ऑलरेडी थे, पहले से मौजूद थे, ठीक है ना। संस्कृत तो पहले ही से थे, संस्कृत भी थे, ठीक है ना। रही बात सिंधी का और अंग्रेजी का, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। सिंधी कब जुटा है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है ना। संस्कृत पहले से, उर्दू पहले से थे, सिंधी को जोड़ा गया है 1967 में, तो बच गया कौन? अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी जो है भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। चलिए एक चीज और देखिए, 21वां संविधान संशोधन, हाँ अब 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में। किसे किसे जोड़ा गया है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और उसके बाद दिसंबर 2002 में मैथिली भाषा, बिहार की एक भाषा है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर है ना। तो हमारे मूल संविधान में कितने, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में 22 है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। 2002 में मैथिली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया है। तो कौन नहीं है? तो नहीं हो जाएगा आपका अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, ये एवं है, एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? यानी भारत में टोटल 28 राज्य हैं, तो कौन ऐसा राज्य है जिसके क्षेत्रफल के हिसाब से वही स्थान है जिसमें उसको जनसंख्या में भी? तो मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से शायद 23वां रैंक है, 23वां है। मेघालय का 25वां है, सॉरी मणिपुर 25वां है, मणिपुर 25, तेईसवां है, मणिपुर 25 है, 23। अच्छा रैंकिंग थोड़ा सा हम गड़बड़ हो रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। हाँ गुजरात का तो पता है, गुजरात 5वें स्थान पर है। मेघालय तो जनसंख्या दृष्टि से समान रैंकिंग में कौन है? मेघालय है। कौन है बाबू? मेघालय। मेघालय का 25वां रैंक है जनसंख्या में भी और 25वां रैंक क्षेत्रफल में भी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन है? तो उत्पाद शुल्क है। इसका कौन हो जाएगा? उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी। यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। हाँ अगला प्रश्न देखिए, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक का मतलब क्या हो गया? जैसे नदी जा रही है, ठीक है ना, रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो नदी अपनी मुख्य धारा से क्या होती है, जो मुख्य धारा इधर जाना था एक अलग तरह का धारा बना ली। और देखिए ये जो धारा होता है यू आकार का होता है। क्या हो गया? यू आकार का। तो यू आकार से जो बना झील हो, ये जो झील बना है इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सबो झील। कौन सा झील? ऑक्सबो। यानी विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील क्या कहलाती है? ऑक्सबो। ऑक्सबो झील ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑक्सबो झील। क्लियर है। मुख्य धारा से भटक गई, ठीक है ना, एक अलग धारा निकल गई
और फिर क्या हुआ, रास्ता लॉक हो गया तो पानी जमा हो गया, ये झील बन गया। कौन सा झील? ऑक्सबो झील। चलिए आगे प्रश्न लिखें। झील अथवा तालाब के सतह पर पादप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज, यानी झील के या पानी कोई भी हो, तालाब हो, उसके सतह पर क्या हो जाते हैं कि जो क्या बोलेंगे उसको, जलकुंभी जिनको बोलते हैं, वो तेजी से बढ़ते हैं। उसके पुंज को क्या कहते हैं? तो उसके पुंज को कहते हैं हम लोग सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक मतलब समुद्री जहाज का सबसे बड़ा क्रसर यानी तोड़ने वाला स्थान कौन है? तो पूरी दुनिया में है, एक ही स्थान है, सबसे आगे है, वो है गुजरात। सबसे बड़ा पोतभंजक कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का आंगल नामक स्थान पर, हाँ गुजरात के आंगल में। चलिए उसके बाद है जल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे होगा जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, कहाँ की? ब्रिटेन की, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? ब्रिटेन ने किस देश के साथ युद्ध लड़ा है फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार करने के लिए? तो है अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ इसने ब्रिटेन ने युद्ध किया था। किस द्वीप के लिए? फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार के लिए। और जब फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार के लिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना लड़े हैं, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर। चलिए महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? प्रश्न है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो विश्व में सबसे लंबी मूर्ति है पटना बिहार में, गांधी मैदान में। ठीक है ना, पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति स्थापित की गई है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है? दो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध। कलिंग का क्षेत्र कहलाता था, आज का वर्तमान में जो आपका उड़ीसा है वो कलिंग क्षेत्र कहलाता था, और वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हाथियों के लिए। ज़्यादातर लड़ाई उसी के लिए होती थी, हाथी पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? हथियार डाल दिया था। उसके बाद उसने युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी। तो इसके विरुद्ध जो जानकारी मिलती है उसका स्रोत है अभिलेख 13, अभिलेख या शिलालेख, हाँ शिलालेख 13। अशोक के शिलालेख 13 में यह जानकारी दी गई है कि कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक का अभियान, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक का अभियान का वर्णन किया गया है शिलालेख 13 में। क्लियर? चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज वृक्ष अंगीकार किया है? यानी वर्तमान में वह कौन ऐसा राज्य है जहां की राजकीय वृक्ष नीम है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। चलिए तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन है बाबू? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम। राजकीय वृक्ष नीम। चलिए समोच्च रेखा का समान नाम, तो समोच्च रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं। समोच्च रेखा कौन सा लाइन? कंटूर लाइन। और कंटूर लाइन होता है दो स्थानों के बीच की हाइट को ज्ञात करना, ठीक है ना, यानी उच्चता। उच्चता को ज्ञात करने वाली लाइन को समोच्च रेखा या कंटूर लाइन। नक्शा पे जब मैप हम लोग पढ़ते हैं तो मैप पर ऐसे भी तो स्थान होते हैं जहाँ का हाइट क्या हो? बराबर हो। तो दो स्थानों के बीच को दर्शाने वाली लाइन कहलाती है कंटूर लाइन या समोच्च रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे प्रश्न। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना। अगर कोई सरकारी शेयर है, अगर उसको हम किसी निजी व्यक्ति को या निजी कंपनियों को हम बेच रहे हैं, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह व्यवस्था कहलाती है विनिवेश। क्या कहलाती है? विनिवेश। विनिवेश में होता क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचा जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनिवेश। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया?
सवाल है कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। गुजरात की स्थापना 1960 में, ठीक है ना। गुजरात की स्थापना 1960 में। और बिहार की राजधानी पटना बनी है, बिहार की राजधानी पटना 1 अप्रैल 1912। क्लियर? 1 अप्रैल 1912 को बिहार की राजधानी पटना बनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग होकर बना 1960 में। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? समान अवसर मतलब हर एक भारत के जितने भी नागरिक हैं, जो जिनकी उम्र हो चुकी है, ठीक है ना, रोजगार पाने का, उनको समान अवसर देने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में कहा गया है? चलिए, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, प्रशासन अगर उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर सशरीर उन्हें क्या करे? कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। ये कहता है अनुच्छेद 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में है आपका अंतःकरण। 25 में है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है अपने मन से किसी भी धर्म को पालना, उसके नियम कानून को मानना, ये होता है अंतःकरण। तो अंतःकरण का वर्णन अनुच्छेद 25 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर धीरे धीरे अपना रूप बदल लेता है, वो बन जाता है क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3, बलुआ पत्थर क्या बन जाता है? क्वार्ट्ज। बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है मार्बल। अगला प्रश्न, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो जो हमारा बिजनेस है उस पर टैक्स लेने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को होता है। किस पर? किससे होता है? राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर 1, केवल राज्य सरकार के द्वारा ही व्यवसाय पर कर लिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? अनुकूल का मतलब होता है उसी के दिशा में, प्रतिकूल का मतलब होता है इसके विपरीत। तो लोकतंत्र के विपरीत कौन है? तानाशाही हो जाएगी। ऑप्शन था तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद, राजतंत्र। तानाशाही हो जाएगी। लोकतंत्र की स्थिति में तानाशाही नहीं चलती। अगर कोई व्यक्ति तानाशाही सरकार चला रहा है, अगर तानाशाह बन जाएगा तो पब्लिक उन्हें तुरंत गद्दी से बेदखल कर सकती है। तो लोकतांत्रिक स्थिति की प्रतिकूल स्थिति क्या है? तानाशाही। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? यानी ये 4 आपके पास उत्तर हैं, ठीक है ना, ऑप्शन हैं। इनमें से आपको इसका जवाब देना है कि कौन सा कार्य पूंजी का नहीं है। मूल अंतरण, मूल्य संग्रहण, कीमत स्थिरीकरण और मूल मापन। तो कीमत स्थिरीकरण जो होगा, कीमत को स्थिर करना, यह पूंजी का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद में न तो आयात होता है, ना ही निर्यात, न हम खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो, निजी क्षेत्र के लिए प्रावधान न हो, आर्थिक नीति सुपरिभाषित न हो, चौथा ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात न हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अगर आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद हो जाए उसको कहते हैं हम लोग बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे प्रश्न देखिए। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? यानी
कौन ऐसा वंश है या कौन वैसा वंश के काल में गंधार कला सबसे ज़्यादा विकसित हुई है? तो ये हुआ है कुषाण काल में। कुषाण काल में गंधार कला सबसे ज़्यादा विकसित हुई है। कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। संस्थापक की अगर सवाल हो तो इसके संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस, ठीक है ना। और एक सवाल इसमें यह भी बनता है, कुषाण वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण वंश की बात की जा रही है, ऐसे नहीं। कुषाण वंश का पहला शासक जिसने सोने का सिक्का चलाया, तो सोने का सिक्का चलाने वाला कुषाण वंश का शासक था वीम कड़फिसस, वीम कड़फिसस, वीम कड़फिसस। अब कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। चलिए, हाँ, तो गंधार कला का विकास किसके अधीन फली फूली है? कुषाण काल में। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किनका था? किसने सर्वप्रथम यह कहा कि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है? तो बेंथम, लेनिन, मार्क्स और लोक। नहीं, लोक ने कहा था। किन्होंने कहा था? लोक ने। लोक ने कहा कि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है आपका नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। 5 में है कि मतलब 5 में कहा गया है कि ये संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है भाग 5 में। संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का वर्णन भाग 5 में। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से? तो भाग 4। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किस अधिकार को हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ है, 44वां संशोधन 1978 और 1978 में हटाया गया है किसे? संपत्ति के अधिकार को। पहले यह अनुच्छेद 31 के तहत दिया जाता था, संपत्ति का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में यह मौलिक अधिकार से हटके कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 300 के क, अनुच्छेद 300 के क में वर्णन है संपत्ति का अधिकार। सवाल था कि संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों में से किसको निकाला गया है या हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार दिया गया है इसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, मधुमक्खी पालन। चलिए, तो ऑप्शन है चीनी उद्योग, डेयरी। अब पशुपालन में तो डेयरी हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेयरी। ऑप्शन था चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग और वस्तुओं का परिवहन। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? डेयरी। डेयरी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। डेयरी के अंतर्गत हम पशुओं को पालते हैं, उसके नस्ल को विकसित करते हैं, और नस्ल को विकसित करने के साथ ही साथ
हम लोग मांस की प्राप्ति करते हैं, दूध की प्राप्ति करते हैं, दूध से बनी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, ये आते हैं डेयरी में। और डेयरी कृषि के अंतर्गत होता है, और कृषि किसके अंतर्गत है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपका क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? डेयरी। क्या हो जाएगा? डेयरी। चलिए आगे प्रश्न देखें। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो देखिए अभी दो जिलों में बिहार में कृषि विश्वविद्यालय है। एक है समस्तीपुर के पूसा समस्तीपुर में। देखिए 1905 में पहली बार बना था, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से। बाद में आज़ादी के बाद इसका नाम दिया गया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कब बना था? 1905 में पहली बार, समस्तीपुर बिहार में। जगह का नाम क्या है? पूसा। उसके बाद दूसरा बना है साबौर में। साबौर भागलपुर में है। साबौर कहाँ है? भागलपुर। तो बिहार में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? समस्तीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा। तो ऑप्शन नंबर 1 समस्तीपुर के किस स्थान में? पूसा में। चलिए जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की संसद डायट। टोक्यो है जापान की राजधानी। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी। युआन है चीन का मुद्रा है युआन। चलिए जैमिनी राय किस के रूप में प्रसिद्ध थे? प्रश्न है कि जैमिनी राय किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो जैमिनी राय एक पेंटर थे, चित्रकार थे, पेंटर थे। जैमिनी राय क्या थे? पेंटर। चलिए गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कंडक की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है। तो तुरुष्कंडक एक प्रकार का क्या था? टैक्स था, कर था। इसका चर्चा कहाँ के अभिलेख में मिला है? मुंगेर के अभिलेख में। तो बिहार में कहाँ? मुंगेर के अभिलेख में यह प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति क्या हो गया? मुद्रास्फीति हो जाएगा पैसों का मूल्य गिर जाना, ठीक है ना। जैसे मान के चले, होता क्या है ना कि सबके पास अगर पैसे हो जाए, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री माननीय जो हमारे हुए, उन्होंने कहा था ना कि सभी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो अगर सपोज कीजिए 15 लाख सबके खाते में आ गए, तो एक घर में 4 परिवार है, 4 परिवार के खाते पर 15 चौके 60 लाख। 60 लाख अगर रुपए आ जाते हैं तो कोई काम करना चाहेगा, अस्थायी हो जाएगा। पैसे सबके पास है सब। अब आप जूता की दुकान में जूता खरीदने जाइए तो दुकानदार बोले कि हमें क्या जरूरत है भाई, हमारे पास 15 लाख है, ठीक है ना। रिक्शा बैठे तो रिक्शा वाला बोले कि भैया हमारे अकाउंट है, हमारे पास भी 15 लाख है। तो इस स्थिति में क्या हो गया? मुद्रा का वैल्यू एकदम गिर गया, सबके पास पैसे हो गए, जरूरत से ज़्यादा पैसे हो गए। इस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी यानी मध्य में बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी। क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा है, सबके पास पैसे हैं। अगर हमारे पास 15 करोड़ आ जाए, आपके पास भी, आप विद्यार्थी हैं, आपके पास भी 15 करोड़ आ जाए तो कुछ जगह है, हटाओ यार, पढ़ना क्या है, हमारे पास पैसे हैं। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। आप चाह करके भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे, ये कंडीशन होता है मुद्रास्फीति में, यानी पैसों का वैल्यू क्या हो जाता है? गिर जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार के पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर में हमारा पश्चिमी चंपारण जिला पड़ता है, और पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो हिमालय का एक चोटी पड़ता है। हिमालय की एक चोटी है, कौन सा? सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, सोमेश्वर की पहाड़ी। निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना गया? यानी बिहार, भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां बाढ़ अधिक आते हैं? तो बाढ़ अधिक आने वाला राज्य है आपका बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। चलिए उसके बाद है, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कालिदास ने रघुवंशम, मेघदूतम, विज्ञान शकुंतलम लिखा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त के द्वारा, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे प्रश्न को देखें। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है?
तो विष्णु पद मंदिर तो दुनिया जानती है गया में, यहीं पे पिंडदान किया जाता है। अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ होता है? गया में विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत कब घोषित किया गया? तो महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया गया है 2002 में। विश्व धरोहर स्थल में इसको कब शामिल किया गया? वर्ष 2002 में। तो विश्व विरासत स्थल कौन सी संस्था यह तय करती है? तो यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को यह तय करती है कि कौन सा स्थल विश्व विरासत होगा। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछा जाए, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस को सुर और सुंदरियों का शहर भी कहा जाता है। पेरिस को सुर और सुंदरियों का शहर, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पूछे अगर सवाल कि भारत का पेरिस तो कहा जाता है जयपुर को। भारत का पेरिस जयपुर। फिर एक सवाल बनेगा, एक है यूनिसेफ काम क्या करती है? कुपोषित बच्चे महिलाओं को क्या करती है? उन्हें बचाने का काम करती है यूनिसेफ। और यूनिसेफ जो संस्था है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनेस्को क्या करती है? विश्व विरासत स्थल, जो स्थल है उन्हें विश्व विरासत में शामिल करते, विश्व धरोहर में सूचीबद्ध करती है। और यूनिसेफ क्या करती है? छोटे बच्चे जो कुपोषित हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जो मतलब हर तरीके से बेचारे के पास क्या है, समस्याएं हैं, भोजन की समस्या है, इन समस्याओं का निपटारा करने वाली संस्था का नाम है यूनिसेफ। खास करके यूनिसेफ बच्चों पर कार्य करती है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए, तो सवाल था कि बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? 2002 में। कौन सी संस्था की है? यूनेस्को। चलिए 42 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो जीरादेई आता है आपका सीवान जिला में। कहाँ आता है? सीवान में। जीरादेई सीवान जिले में आता है। अगला प्रश्न, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में से सम्मिलित है, यानी उत्तर बिहार में कौन कौन से धंधे फल फूल रहे हैं? तो चीनी तो है, चीनी है, जूट है, कागज है, दवा है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर बिहार में कौन कौन से प्रमुख धंधे हैं? चीनी, जूट, कागज और दवा। चीनी, जूट, कागज और दवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर गुजरने वाला 77 भी गुजरता है, 19 भी गुजरता है, 30 भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों गुजरते हैं बिहार से, 77 भी, 19 और 30 तीनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। 45 है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो यह कब होता है? तो देखिए, जल का न्यूनतम आयतन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और पूछेगा, जल का घन लिखा गया है जल, और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व मैक्सिमम 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कब होगा भाई? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक थे मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर 3। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था एनर्जी के संदर्भ में E बराबर mc स्क्वायर। चलिए, निल्स बोर ने तो अपने परमाणु का जो अष्टक नियम है ना, क्या बोलते हैं उसको, कक्षा वाला KLMNO, वो कौन दिए थे? निल्स बोर। चलिए आगे बढ़े। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो देखिए, काला जो रंग होता है उष्मा का क्या है? अवशोषक होता है, अच्छी तरह से उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, तो कड़ाही गर्म जल्दी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों?
क्योंकि देखिए गैस तापमापी ज़्यादा संवेदी होता है, यानी जल्दी वर्क करता है। इसका कारण है कि गैस का प्रसार तेज गति से होता है। ऑप्शन नंबर 1, गैस का प्रसार तेज गति से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? तो द्विक्षारकीय होता है, ये तो हर कोई जानता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4, ठीक है ना। इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं और सल्फर की तासीर गर्म होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारकीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारकीय। अम्लों का राजा पूछे, अम्लों का राजा या रसायनों का राजा? रसायनों का राजा, तो दोनों का एक ही आंसर है, H2SO4। अम्लों का राजा या रसायनों का राजा H2SO4। लेकिन अगर सवाल हो जाए कि अम्लराज, इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं, एक्वारेजिया, सोना इसी में घुलता है, एक्वारेजिया में। तो अम्लराज में होते हैं नाइट्रिक अम्ल, प्लस नाइट्रिक अम्ल के साथ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब जाके बनते हैं अम्लराज, ठीक है ना। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लराज क्या है? एक्वारेजिया है, और एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों शामिल होते हैं। सवाल बनता है कि सोना किस में घुल जाएगा? तो सोना अम्लराज में घुल जाएगा, यानी एक्वारेजिया में घुल जाएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न है आज का। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं वह क्या है? तो विद्युत तापी तापी साधन बनाने के लिए हम लोग निक्रोम, लिखा हुआ है, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम जो है यह मिश्र धातु है किसका किसका? निकेल और क्रोमियम का। निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का यह मिश्र धातु है नाइक्रोम, ठीक है। और नाइक्रोम का तार होता है विद्युत हीटर, देखे होंगे विद्युत हीटर जिससे खाना बनता है। विद्युत हीटर का कॉइल, या कॉइल कहें इसे, विद्युत हीटर का कॉइल किसका बना होता है? नाइक्रोम का। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसी के साथ हम करते हैं आज का सेशन समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।